नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भोली बिसरी कहानी में आज सुनिए लीला चिरंतन उपन्यास का चतुर्थ अध्याय। लेखिका आशा पूर्णा देवी। हालांकि पिछले 2 सालों से हमारे घर का माहौल धीरे धीरे बोझिल होता चला गया था। इसके आसमान पर स्याह बादल मंडराने लगे थे, लेकिन ऊपरी तौर पर अब भी वैसा ही ताम झाम बना हुआ था। इसलिए समय समय पर वैसी हरकतें जारी रहती। पर बुआ हमारे ही यहाँ थी। वह कभी कभी चिढ़कर कहती, अच्छा भाभी तुम्हारी ये बिटिया रानी इतनी जलंतु क्यों है? मैं हंसकर कहा करती, लगता है अंदर ही अंदर उसने अपनी माँ जैसा स्वभाव पा लिया है। माँ जैसा स्वभाव? और बुआ ठठाकर हंस पड़ती। तुम्हें अगर कोई जलंतु कहता है तो उसे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इस तरह की गिरस्तन मार्का बातें बुआ अक्सर किया करती थी, और इस तरह का रौब-दाब वैसा तब भी हुआ करता था। अब वैसी बात नहीं रही थी। मैं बड़ी हैरानी से सोचती रही हूँ कि इस ताम झाम का जीवन में कोई दखल नहीं होता है, वह कितना असली होता है भला। वही पांव तले की जमीन और सिर के ऊपर की छत होती। इस रौब को बनाए रखने के लिए किसी की मजाल नहीं कि आपकी ओर देखे, और ठाठ बिखरा नहीं कि लोग महामाया जैसी करुणा से भरी आंखों से आपकी तरफ देखने लगते हैं। इस ठाठ को बनाए रखने में बाहरी लोगों के सामने ऊपरी तौर पर जो बातें की जाती हैं वे भी कुछ मायने रखने लगती हैं। यही ऊपरी या झूठी बातें, जिसे शिष्ट भाषा में अपरोजनीय वाक्य कहा जाता है, वही तो हम जैसे साधारण या आम आदमी के जीवन में एक नई चमक पैदा करती है और एक अलग तरह की छटा बिखेरती है। अकारण या बेमतलब की जाने वाली बातें, लाग लपेट के साथ की जाने वाली बातें, मजेदार बातें, इन्हीं से तो जीवन में एक नया रंग घुलता है, नया उत्साह और अनोखा उल्लास। और यह रौब दाब सिर्फ ठाठ ही नहीं था, इसमें एक छंद भी था। तब हमारे जीवन में, हमारे घर आंगन में हर घड़ी बातों की खेती होती रहती थी। सुबह होते ही पिताजी जिस किसी को देखते उसे ही टोक देते, हेलो क्या खबर है? गुड मॉर्निंग भाई, आज का क्या प्रोग्राम है? रोज रोज क्या नया प्रोग्राम होगा, जरा मैं भी तो सुनूं, माँ पूछती। बनाने पर ही तो बनेगा, घंटा बनेगा। हर एक रूटीन के पीछे भागते भागते जान निकल जाती है, किसी के पास सोचने का समय भी है। पिताजी भी यह महसूस करते थे। कहते, ओहो कब वह दिन आएगा भला जिसके बाद हर रोज एक नया प्रोग्राम बनाया जा सकेगा। उस दिन? कौन से दिन से? क्यों, मेरे रिटायर वाले हो जाने वाले दिन से, पिताजी कहते। उस दिन हमारी सरकार बहादुर सूखे बेलपत्र की तरह 2-4 कागजात हमारे हाथों में थमा देगी और विदा कर देगी। हमारे साथ काम करने वाले कर्मचारी चंदा उगाकर, गले में फूल की मालाएं डालकर, एक हाथ में एक डिब्बा मिठाई, एक हाथ शॉल या चादर, एक छड़ी या छतरी थमाकर और भर्राए गले से मेरे लिए कुछ कहेंगे और अंत में एक कार में या वैन में बैठा देंगे। इसके बाद मैं कौन, और भला नवाब सिराजुद्दौला कौन? तुम तो ये सारी बातें कुछ इस तरह कह रहे हो जैसे कि वह दिन बस आ ही गया, कल या परसों, माँ कहती। कुछ ऐसा ही है महारानी, ये पल, दिन, रात, दिन, महीने और साल, ये साले कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, तुम अपनी आंखों से कभी नहीं देख पाती हो। यही तो कुछ दिन पहले की बात है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ वहाँ, हाट में, बाट में, भीड़ में, अकेले में रोमांस किया करता था, और देखते ही देखते कैसे ही 20-22 साल निकल गए। तब कैसी बेधड़क और बेलगाम बातें हुआ करती थी। माँ झुंझला जाती और गुस्से में कहती, तुम्हारी जुबान पर ना कोई ताला है और ना कोई अरगला, बाल बच्चों के सामने जो मुंह में आता है बक देते हो। पिताजी तब हो करके हंसने लगते। अरे ये हमारे बच्चे हैं, कोई पराये थोड़ी हैं, क्या इनके सामने मैं अपनी मन की बात नहीं कह सकता? हालांकि वह भला आदमी अपने ही मन की बात समझा या समझा नहीं पाया, या फिर इसे कोई जान नहीं पाया। क्या आज और कल के जमीन आसमान में इतने बदल गए, या इनमें इतना अंतर आ गया? अब हमारे घर में सिर्फ काम की बातें होती हैं, इनके अलावा दूसरी बातों के लिए कोई और कतई जगह नहीं है। बुआ के आने पर हमारे घर में बातों की छोटी छोटी क्यारियां तैयार की जा रही हैं, लेकिन इस तैयारी में अगर कोई हम लोगों का मुंह अपने चेहरों पर दया भाव पोतकर हमेशा सकरुण नेत्रों से देखे तो हमारा खींच उठना क्या उचित नहीं होता? हालांकि हम लोगों में इस नए विवाह के चलते उत्साह की कोई कमी नहीं आई थी। अब तो यही जान पड़ रहा था कि बुआ जाए तो जान बचे, और उसकी विदाई का दिन भी आ ही गया। लेकिन उसी दिन एक अनहोनी घटना घट गई।
बुआ ने बताया कि वह अब चली जाएगी और अपने सामान वगैरह सहेजने लगी। ठीक इसी समय आशीन डॉक्टर आ टपके और बोले, अरे भास्वती, क्या इस बीच तेरा हनीमून भी हो गया? बुआ का नाम भास्वती है। वह सिर्फ बाहरी लोगों के आने जाने और उसका जिक्र आने पर ही पता चलता है। बुआ कभी कभी खींच उठती है और कहती है, कमाल है, लगता है मैं इस घर के लिए हमेशा खुकू ही रह गई। मेरे बाद घर में और भी दो दो खुकू पैदा हुए, बड़े हुए, लायक बने, लेकिन मैं जस की तस खुकी ही बनी रही। क्या इतनी नालायक हूं मैं? बाकी लोग उसकी इस खींच भरी तकलीफ को काफी कम कर जाते हैं। अरे आशिंदा, तुम? बुआ ने हैरानी से पूछा। यह बात शायद बेहद अविश्वसनीय थी, इसलिए बुआ एकदम से भौचक्की रह गई थी और यह उसके चेहरे से साफ जाहिर था। लेकिन ऐसा तो हर किसी के लिए था। हम भी हैरान रह गए। किसने यह सोचा था कि आशीन डॉक्टर दोबारा और इतनी जल्दी इस घर में आकर अपना चेहरा दिखलाएंगे? बात यह थी कि जिन बातों के चलते इस घर में जो बदलाव आया और खामखा नुकसान झेलना पड़ा, उसमें कहीं ना कहीं यह आदमी भी जिम्मेदार था, बल्कि उसका भी अपराध शामिल था। लेकिन आशीन डॉक्टर को देखकर ऐसा नहीं लगा कि वे इस बात को लेकर जरा भी शर्मिंदा है या परेशान है, या फिर उन्हें ऐसा महसूस ही नहीं होता। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि इस घटना में उनकी कोई भूमिका रही है। और तभी बड़े उन्मुक्त भाव से बड़ी ऊंची आवाज में वह बोले, यह क्या? अरे तू तो एकदम से चौंक पड़ी, ऐसा लगा कि तूने कोई भूत देख लिया। मैंने मन ही मन सोचा, इसमें भला हैरानी की क्या बात है? घर में और हो क्या रहा है? यही भूत लीला ही तो हो रही है। इस घर का एक जीता जागता प्राणी अब एक भूत बनकर शामली पेड़ की शरण में चला गया है। हाँ, ऐसा मैं अक्सर किया करती हूँ। दूसरों की बातों या सवालों के जवाब तैयार कर मन ही मन दोहराती रहती हूँ, और ये जवाब कभी कभी बड़ी सूझबूझ वाले होते हैं। यह मैं मन ही मन भाप भी लेती हूँ। बुआ ने इस बात को थाम लिया। वह बोली, इसमें भला भूत देखने जैसी क्या बात है? उसे आते जाते किसी ने देखा भी है? यह तो तुम हो। और क्या समाचार है? सब ठीक है? आशीन डॉक्टर हंसे और फिर बोले, समाचार और क्या होगा? घरवाली को हवाई जहाज पर बिठा आकाश में उड़ा देने के बाद मेरा मन भी कहीं उड़ जाना चाहता है। बस यही सोचता रहता हूँ कि आखिर जाऊं कहाँ, किधर को उड़ जाऊं। अच्छा, तो इन बदनसीब डॉक्टरों को यमराज के साथ लगातार जूझते भी रहना पड़ता है, और इस लड़ाई में बेचारों के पास मरने के लिए घड़ी दो घड़ी भी नसीब नहीं। अचानक माँ कमरे से बाहर निकल आई और बोली, लगता है मरने की बड़ी चाह है। माँ का इस तरह बोलना, इससे कहीं ज्यादा इस मामले में कुछ कहना मुझे अजीब लगा। अरे आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आशीन डॉक्टर ने कहा, दरअसल यह तो कहने का एक लहजा है, और क्या। मैं तो भास्वती से यही पूछ रहा कि इतनी जल्दी तेरा हनीमून भी हो गया। बुआ भी जैसे खींच उठी, बोली, अरे हम गरीबों का ऐसा ही होता है। तुम लोगों का हनीमून क्या 6 महीनों तक चला था हसींदा? हमारा? अरे हम लोगों की बात जाने दो। शादी के लिए मर खप कर जो थोड़ी बहुत छुट्टी और रकम बचाई थी, वह सब श्री मंदिर में खर्च हो गई। मेरा मतलब है ससुराल में। नवागता बहू ने बड़े रौब से पूछा था, जब छुट्टी है तो फिर पुणे में ही क्यों नहीं? पुणे जैसी कोई दूसरी जगह है? अब अगर जीवन का प्रमुख पार्टनर ही इस बात पर जोर दे कि मधु में अवकाश के लिए दिनों में वृंदावन परित्यज्यम, तो इस छोटे मोटे पार्टनर के लिए आगे कुछ करने को रह ही क्या जाता है? लेकिन बुआ की खींच अभी भी कम नहीं हुई थी। शायद उनके मन में यह बात जैसे घर कर गई थी कि आशिंदा ही उसके प्रतिपक्षी हैं। दूसरे, अभी वह जिस स्नेह, रुझान और आदर की मानसिकता में थी, उसमें इस तरह की बात करने पर आशीन डॉक्टर उसे अपने दुश्मन जैसे जान पड़े। तभी उसने कुछ ऊंची आवाज में कहा, ओहो, शादी तो कोई कच्ची उम्र में ही हुई नहीं थी। इतने दिनों तक उस परिलोक में रहकर भी चाह नहीं मिटी? क्या किसी नए लोक में जाने की इच्छा मन में नहीं जागी थी? आशीन डॉक्टर हंस पड़े और बोले, हाँ, नहीं जागी थी शायद। और यह चाह सिर्फ अपने बाप के घर लौटने वाली तो नहीं थी, यह तो परम आत्मिक पुकार थी। और तभी अभिज्ञ चक्र के बिरवे में नए कल्ले फूटे थे। सच पूछो तो तभी से स्वर्ग की सीढ़ियां चिनने का काम शुरू हो गया था। मैं तो यह सब सुनकर हैरान रह गई। मुझे इन सारी बातों का पता कहाँ था? यानी कि शादी के पहले से ही वह प्रज्ञा परमा चक्र के चक्रपति के फंदे में पड़ चुकी थी। कैसी अजीब बात है कि एक अच्छा भला आदमी जानबूझकर इस तरह की लड़की से शादी कर सकता है। और वही थी यह मोहिनी माया। बुआ हैरानी में डूबी रही और गाल पर हाथ रखकर बोली, आशिंदा, क्या शादी के पहले से ही भाभी गुरु मंत्र लेकर बैठ गई थी? और तुम? इसके पहले जब कभी भी आशीन डॉक्टर यहाँ आए थे, पत्नी को साथ लेकर आए थे, इसलिए इस तरह के प्रसंग उठने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। और आज इस तरह की बातों में वे तमाम प्रसंग जो अब तक ताक पर रखे हुए थे, अचानक नीचे रख दिए गए।
तब डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, इसके पहले तो उस गुरु मंत्र की तरह गुरुतर किसी खबर की सप्लाई मैंने नहीं की थी, क्योंकि तब सारा मामला भी इन तमाम बातों और विचारों से परे था और उस समय कुछ करने को था ही क्या। मेरी सयानी आंखों के सामने से जैसे कोई पर्दा गिर गया। एक ही क्षण में आशीन डॉक्टर के जीवन का इतिहास, जो सन्नाटे से भरा हुआ था, मेरी आंखों के सामने बेनकाब हो गया। एक खाली और खोखली हवेली बनवाकर यह आदमी लोगों की नजरों में ऊंचा उठा हुआ है, और यह कुछ और नहीं, उसी ठाट बाट की मजबूरी थी। और क्या? बुआ ने उसी लहजे में कहा, यह बात ठीक है, और फिर तो कुछ कहने और करने के रहता ही क्या। तभी तुमने हमेशा की तरह अपनी इच्छाओं को मनचाहे ढंग से आकाश में उड़ने की इजाजत दे रखी है। आशीन डॉक्टर मुस्कुरा रहे बोले, लेकिन वे जब कभी भी पंख फड़फड़ाती नहीं, मैं उन्हें आकाश में उड़ने की सहायता करता रहा, सी ऑफ भी करता रहा लगातार। ऐसा ना करूं तो उनकी प्रेस्टीज में दाग जो लग जाएगा, और बदनसीब पति के सामाजिक दायबोध की बात भी तो है। खैर, यह सब तो सब चलता ही रहता है। तुमने अब तक असल आदमी के साथ परिचय नहीं करवाया, कहाँ है वह? बुआ ने कहा, अरे वह तो एक छोटा मोटा प्राणी है बेचारा, तुम जैसे लोगों के साथ उसका भला क्या मेलजोल। तू बातें बनाना तो बहुत सीख गई। आशीन डॉक्टर मुस्कुराए और फिर बोले, अरे उसे छोटा मोटा प्राणी कहने पर तो हमें अपने आप को काफ़ी छोटा बताना पड़ेगा। फिर तो यही जान पड़ेगा कि अपनी छोटी और प्यारी बहन को जीवन और गृहस्थी के जिम्मेदारियों में झोंक देने के लिए हम बड़े भाई उच्च श्रेणी का कोई प्राणी ढूंढ नहीं पाए। मुझे तो यही जान पड़ा कि यह आदमी बड़े चालू किस्म का है। उसने कितनी चतुराई से जवाब दिया, और इसके साथ ही उन्होंने अपने आप को इस घर का एक आदमी साबित कर दिया, मानो वे भी बड़े भाई के पद पर विराजमान हैं। अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा, तू खामखा इतनी भोली बन रही है। आनंद ने तो मुझे बताया था कि तेरे ससुर बड़े रईस आदमी हैं, कारोबार में काफ़ी पैसा लगा रखा है, उनके कई बाल बच्चे हैं, और उनमें से ये सबसे छोटे वाले काफ़ी पढ़े लिखे और बैंक में काम करते हैं। उनकी बात खत्म होते ना होते फूफा जी कहीं से आते दिखाई पड़े। उनके हाथ में 2 पैकेट थे। अरे यही तो है हमारे मुजरिम, आशीन डॉक्टर मारे खुशी के चिल्ला उठे। लेकिन फूफा जी ठहरे बेवकूफ़ किस्म के आदमी। उन्होंने पूछा, मुजरिम इसका मतलब क्या है? आशीन डॉक्टर हंस पड़े और बोले, अरे भाई, यह तो सब औरतों की अलग से समझाने वाली कोई बात नहीं है। स्वामी का मतलब है मुजरिम या अपराधी, और इस बात की सच्चाई को तुम समझ रहे हो कि नहीं? फूफा जी वैसे भी बहुत कम बोलते हैं, कुछ पूछने पर जवाब में हंसते रहते हैं, अब भी वैसा ही कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद इस घर में हंसी और ठहाके सुनाई पड़े, और तभी मुझे याद आया कि गनीमत है भैया घर पर नहीं है। ऐसी बात मेरे मन में क्यों आई पता नहीं, लेकिन इतना जरूर था कि इस तरह का हंसी मजाक भैया को एकदम पसंद नहीं था। भैया कहा करता, आशीन डॉक्टर खैर जाने दे, भैया को वह फूटी आंख नहीं सुहाते। जहाँ तक मेरी बात है, मैं उन्हें कम से कम नापसंद तो नहीं करती हूँ। कुछ देर पहले ही इस आदमी के जीवन की चमकीली और भड़कीली पोशाक के नीचे से 100 छेदों वाला बनियान देख लिया था। इस बेचारे के ऊपर मुझे तरस आ रहा था। यही नहीं, मुझे थोड़ी हैरानी भी हो रही थी। इस जमाने में ऐसा पढ़ा लिखा, समझदार और विदेश घूम फिर आया आदमी पता नहीं किस गहरी साजिश का शिकार बना कि अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठा। उस बेवकूफ़ नक्षत्र के इस बारे में बात करनी ही पड़ेगी, लेकिन वह बेचारा भी इस मामले में मुझसे ज़्यादा थोड़ी ना जानता है। दरअसल आदमी को पढ़ पाने की नज़र हर किसी के पास नहीं होती, और ना हर एक के बूते की बात है, या फिर उसे इस बात का ख्याल भी नहीं होता। मुझे तो इस बात का सचमुच अभ्यास सा हो गया, और लगता है मुझ में इसकी थोड़ी बहुत समझ भी है। फूफा जी के साथ आशीन डॉक्टर की बातचीत का सिलसिला जम गया था। हालांकि माँ इस बातचीत में अधिक समय तक शामिल नहीं हो पाई। इसके अलावा वह डॉक्टर के लिए काफ़ी बनाने चली गई थी। यही नहीं, उसे जल्दी जल्दी खाना भी तैयार करना था, ताकि फूफा और बुआ ठीक समय पर ट्रेन पकड़ सकें। आज इसलिए वह स्कूल भी नहीं गई थी। और आखिरकार एक नई घटना घट ही गई। माँ कॉफ़ी लेकर कमरे में दाखिल हुई ही थी कि आशीन डॉक्टर ने कहा, यह बात तो मानती ही होंगी मिसेस लहरी कि मैं आज आप लोगों से सहज भेंट करने नहीं आया। दरअसल मैं एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। डॉक्टर मेरी माँ को मिसेस लहरी ही कहते हैं। उनके साथ भी वही समस्या है। भाभी कहें या बहुरानी, दोनों ही संबोधन उनको रास नहीं आते। प्रस्ताव? माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा। प्रस्ताव मतलब? मुझे माँ की बात से थोड़ी हैरानी सी हुई, बल्कि मैं संकोच में पड़ गई। माँ का रवैया मुझे ठीक नहीं जान पड़ा। उसने बड़े रूखे ढंग से पूछा भी था, लेकिन आशीन डॉक्टर वैसे ही सहज बने रहे। उन्होंने कहा,
अब आप जो भी कहिए, मैं कह रहा था कि आपके नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर तो खाली ही पड़ा रहता है। वहाँ के कमरे में अनाप शनाप चीज़ें पड़ी हैं, वे खास किसी काम में आती भी नहीं। अगर आप वह हिस्सा किराए पर दे दें तो वहाँ मुसीबत की मारी एक विधवा महिला पड़ी रहेगी। मुसीबत की मारी विधवा महिला? माँ ने धीरे से कहा। किराया देने वाली ऐसी क्या बात है, उसे तो ऐसे भी रहने के लिए दिया जा सकता है। अचानक बुआ के मुंह से कोई शब्द फूटा, लेकिन वह किसी के पल्ले नहीं पड़ा। ऐसा लगा कि वह कुछ कहते कहते रुक गई हैं। डॉक्टर ने चीर परिचित मुस्कान के साथ कहा, ऐसे वैसे तो यहाँ रहने के वो तैयार नहीं होंगी, काफी बुजुर्ग महिला है। असल में बात क्या है पता है? इसके बाद डॉक्टर ने अपनी बात का खुलासा करते हुए जो कुछ कहा उसका सारांश यह था कि वह विधवा महिला उनके एक मरीज की माँ है। मरीज अभी अभी चल बसा है। वह महिला जवानी में ही विधवा हो गई थी और अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर भरी पूरी ससुराल में बड़े कष्ट के साथ जीवन काटती रही। बच्चे बड़े हुए। बड़ा लड़का इंजीनियर एक शानदार कंपनी में कार्य करता था। वह कंपनी से मिली कोठी में माँ और भाई को उस पुराने और पुश्तैनी घर के गंदे माहौल से निकाल कर ले आया। उसने अपना एक खूबसूरत संसार भी बसाया। उसकी माँ उसके लिए लाखों में एक किसी युवती को उसकी दुल्हन बनाने के सपने देख ही रही थी कि इसी घड़ी पता चला कि उसके बेटे में मौत के बीज पड़े हुए हैं। आशीन डॉक्टर उसी कंपनी के डॉक्टर थे। हालांकि वे कैंसर के विशेषज्ञ नहीं थे, तो भी मरीज के इलाज की जिम्मेदारी का भार लेते हुए उसके घर बार का जिम्मा भी एक तरह से उनके कंधों पर आ पड़ा था। मरीज तो खैर बचा नहीं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिंदगी की इस दौड़ में हार गए डॉक्टर से उसकी माँ कभी बेरुखी से पेश नहीं आई। इसे उसने अपनी बदकिस्मती बताया, जिसके सामने किसी की भी नहीं चलती। लेकिन डॉक्टर को अपना पूर्व जन्म का बेटा कहकर उसने अपने स्नेह के बंधन में बांध लिया। कर्मचारी की मौत के बाद घर वालों के लिए कोठी रख छोड़ना मुश्किल था, तो भी कंपनी की वह कोठी माँ के पास काफी दिनों तक रही। अब वह कहाँ जाए, घर की समस्या है। लेकिन उसका छोटा बेटा, उसके साथ भी किस्मत ने बड़ा ही अजीब मजाक किया है। बड़ा लड़का जहाँ हीरे का टुकड़ा था, छोटा एकदम जड़ पत्थर। पढ़ने के बाद भूल जाता कि उसने क्या कुछ पढ़ा है। जवान हो जाने के बावजूद वह बच्चा बना हुआ है। वह महिला अब यह नहीं चाहती कि अपने बेटे को साथ लेकर उसी पुरानी और पुश्तैनी खिचखिच में लौट जाए और वहाँ ससुर और देवर के ताने सुने। दूसरे उस बेटे के साथ लेकर वह किसी अकेले फ्लैट में भी नहीं रह सकती, और ऐसा कोई छोटा मोटा ही सही फ्लैट मिलेगा भी कहाँ। इधर कंपनी की कोठी छोड़ पाने का उसे बड़ा भी दुख है। अब जैसे भी हो उस बेचारी के लिए सिर छुपाने की कोई जगह मिले, इसका दायित्व उसके इस पूर्व जन्म के पुत्र के कंधे पर आ पड़ा है। इसलिए मिसेस लहरी अगर थोड़ी कृपा करे तो सिर्फ वह महिला ही नहीं, यह आशीन डॉक्टर भी परेशानी से बचे। वह महिला 2 कमरे में अपना गुजारा कर लेगी और 1000-1500 रुपये हर महीने किराए भी चुका देगी। माँ ने एक बार फिर उसी रुखाई से पहले की तरह पूछा, ये कहानी गड़ी गड़ाई तो नहीं है ना? मेरा जी इस बात पर जल उठा। माँ भी कभी कभी क्या कुछ बक देती है। यह क्या बात हुई? पिताजी पर अपना गुस्सा निकालने की जिद में माँ क्या पागल हो गई है? यह तो इस भले आदमी का अपमान करने जैसी बात है। बुआ के साथ फूफा जी भी हैरान से दिख पड़े। आशीन डॉक्टर का चेहरा भी तमतमा उठा था, लेकिन तो भी उन्होंने बड़े संयत भाव से पूछा, क्या आपको मेरी बात का भरोसा नहीं मिसेस लहरी? आप ही बताइए, आखिर इसकी वजह क्या है? लेकिन माँ जस की तस बनी रही। बोली, वजह एकदम साफ है। एक अभावग्रस्त और परेशान गृहस्थी को डुबाने से कैसे उबारा जाए, इसलिए यह सिल्वर टॉनिक की पर्ची उसके हाथों में थमाई जा रही है। अच्छा, तो यह बात है। मैंने माँ को रोकने की कोशिश भी की। ओह, तो माँ सारी घटना को अपनी तरफ से और अपनी तरह देख रही है। उसने तभी आशीन डॉक्टर की मेहरबानी भरी कोशिश को बड़ी बेरुखी और सवालिया नजरों से देखा था। आशीन डॉक्टर इतनी देर में सहज हो गए थे। उन्होंने कहा, आपने गलत समझा है मिसेस लहरी। इस घड़ी आप क्या सोच रही हैं, यह बात मेरे दिमाग में हरगिज नहीं आई। मेरी बातों में कोई लाग लपेट नहीं है। वह भद्र महिला सचमुच बहुत परेशान है। माँ ने कहा, तो फिर ठीक है। और जैसा कि आपने अभी बताया कि वह एक बुजुर्ग महिला है, तो नीचे वाले घर में रह लेगी ना? अरे आप क्या कह रही हैं? आशीन डॉक्टर ने कहा, अभी तो जैसे भी हो उन्हें सिर छुपाने को जगह चाहिए। अगर इस पूर्व जन्म के पुत्र के लिए कोई फ्लैट खोज पाना संभव होता तो कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, और यह अभी नामुमकिन है। आप नीचे वाले जिस घर की बात कह रही हैं उसमें चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। आपके उन 2 कमरों में जितनी जगह है उतनी तो मेरे 2500 वाले फ्लैट में भी नहीं है।
में वे सब देखने में तस्वीरों जैसे लगते हैं, लेकिन होते हैं छोटे छोटे फ्रेमों में कसे हुए। अब उस जमाने के घरों में और आपके नीचे वाले कमरे में घर गृहस्थी के सारे सामान और सरंजाम भी हैं। वही खाने की मेज है, चाय की मेज है, कुर्सियां मोड़े पड़े हैं, बाकी भी कितनी चीजें बिखरी पड़ी हैं। इसलिए मैंने सोचा आपको कोई खास परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी और उस भद्र महिला की भी जान बच जाएगी। इसके सिवा मेरे मन में और कोई बात नहीं थी। कहते कहते आशीन डॉक्टर थोड़ी देर रुके और फिर बोले, जब आनंद यहाँ था तो मैंने सोचा था कि उससे कहकर देखूंगा, लेकिन इसके बाद वह हौले से मुस्कुराए और फिर कहा, हम जैसे अभागों से उसकी भेंट भी नहीं हो पाई। तो फिर ठीक है, माँ ने कहा, आप उस भद्र महिला को बता दीजिए। इसके अलावा इस सारे मामले में आपकी वह एक तीर दोष शिकार वाली बात भी एक हद तक पूरी हो गई है कि नहीं? इतनी देर तक चुप बैठे फूफा जी को अचानक क्या सूझा, उन्होंने पूछ लिया, अच्छा उस भद्र महिला की उम्र क्या होगी? यही 50 के आसपास, आशीष डॉक्टर ने बताया। फूफा जी ने खुशी प्रकट करते हुए कहा, फिर तो बहुत ही अच्छा हुआ, पर मैं घर में किसी गार्जियन की तरह। लेकिन तभी बुआ जी ने आदतन, और यह आदत उन्होंने अभी कुछ दिनों में ही लगा ली थी, पूरी तरह डांट के साथ कहा, तुम चुप भी करो, कौन आदमी कैसा है तुम्हें पता है? बुआ के इस खींच भरे हमले में ऐसा लगा कि माँ भी थोड़ी हिल गई। उसने छूटते ही कहा, खुकू तो समझ गई ना, बेचारी को अभी अभी कैसा शोक झेलना पड़ा है। मेरे लिए अभी सबसे बड़ी और काम की चीज वही है। अगर हमारी आंखों के सामने हमेशा कोई चमकीली चीज कायम रहे तो कहा नहीं जा सकता, इससे जी भी भर जाता है और हो सकता है इससे चिड़ भी हो जाती है। आखिर हम इसी हाड़ मास से बने आदमी हैं। हालांकि बुआ एक अक्खड़ गवार की तरह तनी रही। फिर तो मैं तुम्हें स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे सकती हूँ भाभी कि अगर तुमने इस घर में किराएदार घुसाया तो वह कभी नहीं निकलेगा। इसे तुम जिंदगी भर का सरदर्द ही समझना। फूफा जी ने एक बार फिर अपना मुंह खोला। अरे तो इसमें नुकसान ही क्या है? इससे एक स्थायी रकम मिलती रहेगी। तुम्हारी भाभी जब भैया का पेंशन लेने को राजी नहीं तो इससे। आशीन डॉक्टर थोड़ी देर तक बुत बने माँ के चेहरे की ओर देखते रहे, फिर बोले, अच्छा तो यह बात है, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों? यह तो हर तरह से कानूनी सम्मत है। माँ आदतन थोड़ी सी मुस्कुराई और फिर बोली, क्या कानूनन ठीक है और क्या गैर कानूनी, इस बात को लेकर मतभेद तो हो सकता है डॉक्टर साहब। अब यह सब जाने दीजिए, आप उनसे कह दीजिए कि जब जी में आए यहाँ चले आए, कमरे वगैरह ठीक ठाक मिलेंगे। मैं अब भी यह नहीं समझ पा रही थी कि माँ इतनी सहजता से घर को किराए पर देने की बात मान जाएगी, और मैं तो बात शुरू होने पहले से ही यह सब समझ नहीं पाई थी। लेकिन बुआ तो एक बारगी फट पड़ी जैसे। लो, अब सब कुछ एक झटके में ही तय हो गया है। इस बीच जबकि इनके कलकत्ता तबादले की बात चल रही है, हम लोग कलकत्ता आकर तो एकदम से अनाथी हो जाएंगे, मैंने सोचा था। लेकिन फूफा जी ने जल्दी से अपनी बात हंसते हुए शुरू की। बात ही चल रही है तो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, यह कह सकते हैं कि सपना देखा जा सकता है, और अगर ऐसा ही है तो कभी ना कभी तो आ सकते हैं ना तब। और कलकत्ते में मकान का मिलना मजाक है क्या? अपना घर दूसरों के हाथ लग जाए। और ऐसा जान पड़ा कि फूफा जी इस तरह की बातचीत से परेशान से हो उठे, इसलिए उन्होंने कहा, यह घर तुम्हारे लिए चाहे जो हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो ससुराल है। बुआ खींच उठी। उन्होंने डांट दिया, बेकार की बहस मत करो। क्या यह मेरे बाप का घर नहीं है क्या? उन्होंने नहीं बनाया क्या इसमें मेरा कुछ शेयर नहीं? अचानक यह सारा परिवेश इतना जहरीला हो जाएगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मैंने देखा फूफा जी का चेहरा मारे संकोच के जमीन पर गड़ गया, लेकिन माँ ने बड़े अविचल भाव से कहा, कुछ भी बात है क्या कुकू? एकदम 50-50 है, और इस बात को भूलकर भी मत कहना या जी में ना बैठाना। अच्छा किया कि तुमने याद दिला दिया। आशीन डॉक्टर ने कहा, ऐसा लगता है कि मैं तो घर में फूट पैदा करने वाला हो गया। खैर, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ और अब चलता हूँ। उस बेचारी भद्र महिला को मैंने थोड़ा भरोसा जरूर दिलाया था, और क्या, माँ ने उसी सहजता के साथ कहा। उस भरोसे को तोड़ने की जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब। मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि खुकू जब कभी भी कलकत्ता आकर गृहस्थी बसाएगी तो उसे सारे का सारा दोतल्ला मिल जाएगा। लेकिन एक बात और, किराए के तौर पर जो भी रकम मिलेगी उसका आधा भाग उसके रामपुर हाट वाले पते पर मनी ऑर्डर के मार्फत भेज दिया जाएगा। नहीं, मेरी माँ तो पूरी तरह और बुरी तरह बदल गई है। मेरी माँ तो आज तक किसी के मुंह के सामने कोई उपदेश वाली बात भी नहीं बोल पाती थी, और इस बारे में तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। वही माँ। हाँ, इस बदलाव को तो मैं उसी दिन ताड़ गई थी जिस दिन उसने मुकुंदगंज के आनंद लहरी से सीधी बहस की थी। माँ सचमुच बदल गई है, वरना बुआ के सामने इस तरह।
और बुआ तो जैसे सन रह गई, मगर वह नीम के पत्ते चबा रही थी। बोली, मैंने ऐसी जोड़ तोड़ वाली बात तो नहीं की। तुम्हारा 2 तल्ला कौन मांग रहा है? माँ ने कहा, अरे भाई, तू भला क्यों कुछ कहने या मांगने जाएगी? यह सब तो मुझे ही सोचना था। 2 तल्ले की ऐसी क्या बात है, और इसमें भला मेरा क्या आता जाता है? अपनी दोनों बेटियों को लेकर नीचे वाले कमरे, सहन और रसोई घर के साथ लगे छोटे कमरे में हमारा गुजारा बड़े आराम से हो जाएगा। बुआ ने छूटते ही पूछा, सिर्फ 2 बेटियों के साथ? क्या मतलब? अपने बेटे को क्या तुम अपने हिसाब में नहीं जोड़ रही हो? माँ थोड़ी गंभीर हुई और मुस्कुरा कर बोली, उसने अपने आप को सारे हिसाब किताब से बाहर कर लिया है रे कुकू। अब वह यहाँ नहीं, इस घर में नहीं रहेगा। वह अपने दोस्तों के साथ किसी मेस या हॉस्टल में रहेगा। उसने तो अपना इंतजाम पहले से ही कर लिया है। आशीन डॉक्टर का बुद्धि दीप्त चेहरा भी अचानक मुरझा गया, बल्कि बुझ गया। वे बोले, और यह बात से अब तो और भी ज़्यादा सीरियस है, और यह भी एकदम अचानक? माँ भी कमाल करती है। वह मुस्कुराते हुए बोली, अकस्मात या सीरियस जैसी घटना घट जाना तो आपके लिए आम बात है डॉक्टर साहब। आए दिन अकस्मात पैरालिसिस, अकस्मात सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस, अचानक दिल की धड़कन, है कि नहीं? बुआ नाराज हो गई। यह क्या, सानंद इस घर में नहीं रहेगा? मैं यहाँ पिछले कई दिनों से हूँ, लेकिन मुझे किसी ने इस बारे में नहीं बताया। अरे जानबूझकर ही नहीं बताया, माँ बोली। अभी अभी तो तेरी शादी हुई है, तू अभी दूसरी दुनिया में, इसलिए अचानक तेरे सिर पर हथौड़ा पटक देने की मेरी इच्छा नहीं हुई। बुआ बोली, क्या कह रही हो तुम? अभी अभी शादी हुई है? अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं उसे समझा बुझाकर मना लेती। माँ ने एक जोरदार हंसी के साथ कहा, मना लेती किसको? मुकुंदगंज के लाड़ी घराने के वंशधर को? तुम तो हर बात हंसकर टाल देती हो भाभी। बित्ते भर का छोकरा घर में नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? उसने कहा और तुमने उसे मान लिया। अगर कोई अपना रास्ता चुनकर उस पर चलना शुरू कर दे तो फिर उसका रास्ता रोकने का कोई सवाल ही कहाँ पैदा होता है कुकू। और वह क्या कोई बित्ते भर का छोकरा है? तुझे मालूम है कि सांप से भी ज़्यादा जहर बिस खोपरे में होता है, और पॉलिटिक्स और पार्टी का असर खूबसूरत औरत के जहर से भी कहीं ज़्यादा होता है। वह पार्टी वार्टी का काम करता है? यह पूछकर बुआ धाएं से वहीं जमीन पर बैठ गई। फिर रुआ से गले से बोली, मैं इतने दिनों से यहाँ पड़ी रही, मुझे तो कुछ ऐसा जान नहीं पड़ा, और अचानक इन्हीं कुछ दिनों में यह सब पार्टी से जुड़ने का मतलब क्या है पता है? आदमी का 12 बज जाना। सत्यानाश। आशीन डॉक्टर भी ठगे से रह गए। यह सुनकर ऐसा लगा कि मैं फूट फूट कर रो पड़ूं। सचमुच, क्या सचमुच ऐसा ही था? कहाँ चला गया हमारा वह स्वर्ग? लेकिन रोना बिसुरना मुमकिन था नहीं। लेकिन इसके बदले चीख चिल्लाकर जो कहने की चाहती, क्या वह कर पाना मुमकिन था? अगर ऐसा कुछ कह पाना मुमकिन हो पाता तो मैं यही पूछती कि हमारा जो स्वर्ग छिन गया, खो गया, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन कौन? क्या आप संभाल नहीं पाए? फिर क्या आपको यह बताने में शर्म आ रही है कि झिझक हो रही है? क्यों? तो फिर आप एक धूमकेतु की तरह यहाँ क्यों हाजिर हुए? हो सकता है आप बड़े भले आदमी हैं, लेकिन आपकी वह तमाशाबीन बीबी, क्या उन्होंने हमारे सारे सुख चैन को तबाह नहीं कर दिया? क्या आपको इस बात का जरा भी एहसास नहीं? और मैं मन ही मन इस तरह की बातें लगातार करती रहती।